हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा आई नो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि वेट कर रहे थे यू आर नॉट मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट के लिए, लेकिन मैं बीच में बिज़ी होने की वजह से मेरे कुछ टूर होने की वजह से, घर में शादी होने की वजह से और ख़ुद की हेल्थ ख़राब होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन अब इन एक्सक्यूज़ेस का या इन रीज़न्स का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं सिंपली आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि इसको मैं इतना लेट लेके आई हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब से ज़्यादा से ज़्यादा गैपिंग हो भी जाए तो 1-2 दिन की, इससे ज़्यादा की गैपिंग मैं ना कर पाऊँ। मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मेरी सेकंड चैनल पे जो 2 एफ एक साथ चल रहे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ पे भी अब मैं डेली एक एक ही वीडियो अपलोड करूँगी। वैसे तो मैं बहुत टाइम पहले से ही ये सब कर रही थी, लेकिन फिर भी अभी मेरे को थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस एफ को भी एज़ यूजुअल आगे लेके जाऊँ। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर चुके होंगे और मैं आज के इस पार्ट को यानी कि यू आर नॉट मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और विंग के साथी जब महल के अंदर बैठ के खाना खा रहे थे तो तभी महाराज के किसी आदमी ने आके उन्हें कुछ बताया था। वो क्या बताया था ये तो किसी को भी वहाँ पे नहीं पता था, क्योंकि वो इतनी धीमी आवाज़ में बोला गया था कि जिसकी वजह से सिर्फ महाराज के अलावा और किसी ने उसको सुना नहीं था। और लेकिन एक चीज़ थी जो सभी ने एक साथ नोटिस की थी, वो ये थी कि उस इंसान का जो गेटअप था ना, वो कोई नॉर्मल एक सैनिक की तरह नहीं, एक सिपाही की तरह नहीं था। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि एक खुफिया एजेंसी के थ्रू उसको हायर किया गया हो कि वो स्पेशली महाराज के लिए काम करेगा। इसी देश के लिए नहीं, दूसरे देशों के साथ भी कल्टिवेशन वर्ड के साथ साथ डिमॉन वर्ड में भी उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। ऐसा उसको देख के ही वाइब्स आ रही थी। साथ ही साथ उसका ऑरा भी कुछ अलग लेवल का लग रहा था। ऐसा लग रहा था मतलब कि शायद ये इंसान जितना नॉर्मली यहाँ पे आया है एक इंसान बन के, वो उतना नॉर्मल था नहीं। और उसकी वजह से वहाँ पे वो लोग चौकन्ने तो हो गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। भले ही किसी ने भी अपने खाने को रोका नहीं था और ना ही किसी ने अभी अपनी नज़र को महाराज की तरफ को घुमाया था, लेकिन जिस तरीके से वो इंसान अंदर आया था बिना किसी की परमिशन के और आते ही उसने महाराज से डायरेक्टली बात की, इसका मतलब है कि वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और ना ही एक नॉर्मल पहचान रखता है। इसलिए ये चीज़ तो श्योर थी कि वो बहुत मायने रखता है महाराज के लिए। और साथ ही साथ उसके गेटअप को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ एक कल्टिवेशन वर्ड को ही ये बिलोंग नहीं करता है, ये अनदर वर्ड्स से भी बिलोंग करता है। ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि डिमॉन वर्ड और कल्टिवेशन वर्ड, मैजिक वर्ड, इन सभी को मिलाने के लिए, या ये कहो कि इन सभी के राजाओं का ये इंसान एक बहुमूल्य अंग है, या ये कहो एक ऐसा इंसान जो कि इन तीनों की ही खबर रखता हो। उस वक्त उस इंसान का आना, राजा से कुछ कहना और वहाँ से बिना किसी से कोई बात किए, बिना किसी को ग्रीट किए, बिना किसी से किसी भी तरीके की मतलब अपनी नज़र को घुमाए वो वहाँ से जा चुका था। लेकिन महाराज की नज़रें अब एक एक करके उसके सामने बैठे उन सभी लोगों पे जा रही थी जो कि इस वक्त बैठ के अपना खाना खा रहे थे। और साथ ही साथ उसके फेस पे एक इविल स्माइल भी नज़र आ रही थी, जो कि कोई और करे ना करे वेसांग और विंग दोनों ही अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। भले ही उन्होंने इस बात पे अभी कोई एक्शन नहीं लिया था और ना ही इस चीज़ को इतनी इजीली उन्होंने इग्नोर किया था, लेकिन हाँ, इस पे अभी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी थी, क्योंकि यहाँ पे अभी वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनकी प्लानिंग जो भी है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी, तो अभी किसी भी तरीके का एक्शन करना उनके लिए ही हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए अपने आप को एज जितना वो रख सकते हैं उतना नॉर्मल रखते हुए उन्होंने अपने खाने को कंप्लीट किया। साथ ही साथ खाना कंप्लीट हो जाने के बाद महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन सभी को एक एक करके इनके रूम में छोड़ के आया जाए, बहुत सम्मान के साथ, बहुत सेफली और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ। जितने रिस्पेक्टिव रूम्स इन्हें दिए गए हैं उनमें एक एक करके इन्हें छोड़ के आना। ये चीज़ महाराज ने बोली तो थी कि वो उनके लिए वरीड हैं, उनको सेफ रखना चाहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन
उसके बोलने के ढंग से कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि महाराज कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, या ये कहो कि महाराज कहीं ना कहीं उन सभी पे नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं वो सभी लोग समझ चुके थे। लेकिन हाँ, उन सैनिकों को चकमा देना इतना भी मुश्किल नहीं था उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग पहले ही बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ वहाँ पे आए थे। और अगर कुछ महाराज को पता चल भी गया होगा तो भी उनकी ताकत का अंदाज़ा तो महाराज नहीं लगा सकते। हालांकि इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी कि उनकी ताकत का अंदाज़ा महाराज को होगा या नहीं। जैसा कि उन्होंने सोचा था, महाराज को कुछ सनक भनक लग चुकी थी, या ये कहो कि वो इंसान आके महाराज को कुछ ना कुछ बता के जा चुका था कि क्या हो रहा है, या उनके खिलाफ यहाँ पे क्या साजिश रचाई जा रही है। इसलिए महाराज ने हर किसी के कमरे के बाहर और अपोजिट साइड, यानी कि खिड़कियों दरवाजों के चारों तरफ उन्होंने कम से कम एक एक दो दो सैनिकों को तैनात कर दिया था, ताकि कोई भी इंसान अगर अपने रूम से बाहर जाने की कोशिश करे तो भी वो सैनिक उन्हें पकड़ ले या फिर आके महाराज को इत्तला कर दे। लेकिन जैसा कि उन लोगों ने वहाँ पे प्लानिंग की हुई थी, उन्हें आधी रात में ही निकलना था इंसान, वो सभी लोग मतलब कोशिश कर रहे थे कि ये सभी लोग सो जाएं, लेकिन वो सभी सैनिक इतने वफादार थे जिसकी वजह से वो सोना तो दूर की बात, उन्होंने अपनी पलकें तक नहीं चिपकाई थी। एक टक उनके चारों तरफ वो बिल्कुल ऐसे घूम रहे थे जैसे उनके सर में तलवार लटक रही हो, और अगर थोड़ा सा भी वो हिले तो उनकी गर्दन उसी वक्त काट दी जाएगी। भले ही वो कितने ही वफादार हो, आखिरकार नींद तो हर किसी को आती है। और धीरे धीरे कुछ आगे के तो कभी पीछे के, कुछ किनारे के जो उनके सैनिक उन पे निगरानी कर रहे थे ना, वो कोई ना कोई तो सो ही जा रहा था। या ये कहो कि एक को खड़ा करके दूसरा सो रहा था, तो दूसरा खड़ा होने के बाद पहला सो रहा था। ये प्रोसेस उनका चलता रहा, लेकिन लगभग सुबह होने को आई थी। लगभग सुबह के 3 बजे हुए थे। वो सभी लोग अभी भी अपने अपने रूम्स में थे, अपनी अपनी पोजीशन उन्होंने नहीं ली थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कुछ ना कुछ एक्शंस लेना। वो लोग धीरे धीरे मैजिक के थ्रू ही सही, लेकिन आपस में बात कर रहे थे, जिसके चलते किसी और को उस बारे में कुछ पता न चल पा रहा था। लेकिन हाँ, वो लोग बात ज़रूर कर रहे थे। और इसी चलते उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अगर इस बार कोई सोता है तो दूसरे को वो मार डालेंगे। अभी तक उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि कोई भी जान हानि ना हो, किसी का भी खून ना बहे, लेकिन अब उन्हें करना पड़ेगा। अगर आने वाले भविष्य को सुधारना है तो आज 2-4 लोगों की जान तो उन्हें लेनी ही होगी। इसलिए फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक के सो जाने के बाद दूसरे को वो मौत की नींद सुला देंगे। इसलिए जैसे ही अब दूसरे की बारी थी सोने की, उन्होंने चुपके से पहले वाले की हत्या कर दी, जिसके चलते लगभग सभी लोग एक साथ उस अपने अपने कमरों से बाहर तो आ चुके थे। और बाहर आते ही उन्होंने लगभग 5 मिनट का एक गेट टुगेदर रखा, जिसके चलते उन्होंने लगभग 5 मिनट तक कुछ बातें की, और उसके बाद अपने अपने रास्ते सभी लोग निकल चुके थे। हर किसी को अपने अपने टारगेट्स तक, या कहो कि अपने अपने पोजिशंस तक पहुंचने में लगभग आधे से 1 घंटा लगा था। और कुछ को तो उससे भी ज़्यादा लगा था, क्योंकि कुछ को तो बीच में जाना था, यानी कि सेंटर ऑफ द सिटी जाना था, तो किसी को आउट ऑफ सिटी जाना था, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन फाइनली 2 घंटे के बाद सभी ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली थी। अपने अपने सैनिकों को जितने भी उन्होंने वहाँ पे पहुँचाए थे, उन सभी को अवेयर करते हुए पूरी के पूरे सिटी को घेरने का आदेश दे दिया गया था। विंग के साथ भी जितने सारे लोग वहाँ पे थे, उनको भी आदेश मिल चुका था कि महल को चारों तरफ से घेर लिया जाए। और इस वक्त विंग और जैनचैंग भी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उन्हें यहाँ पे एक ऐसी लड़ाई लड़नी है जिसके चलते हो सकता है वो सक्सेसफुल रहे, और हो सकता है कि आज वो अपनी जान से भी जाए। लेकिन हाँ, उन्हें करना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ महाराज थे, जो कि इस वक्त एक ऐसे इंसान से बात कर रहे थे जो कि कल रात उन्हें मिला था, और उससे पूछ रहे थे कि क्या उनकी प्लानिंग काम कर गई या नहीं। तो तभी महाराज का वो आदमी आंसर करते हुए बोलता है कि हाँ, उनकी प्लानिंग जितनी भी है हर कोई काम कर चुकी है, लेकिन हम लगभग 6 से 7 सैनिकों को खो चुके हैं जो कि उन लोगों के द्वारा मारे गए थे। मुझे नहीं लगता कि हम इससे ज़्यादा और खोएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और वैसे भी
उन सभी को लगता है कि वो यहाँ पे हमारे अगेंस्ट काम करने आए हैं, हमारे अगेंस्ट लड़ने आए हैं। वो पहले ही फंस चुके हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान था। कोई बात नहीं, ये चीज़ें उन्हें बहुत जल्द ही रियलाइज़ होगी। लगभग सुबह के 9 बज चुके थे और अब टाइम हो चुका था अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का, अपने प्लानिंग पे काम कर लेने का, या ये कहो कि लास्ट एक्शन अपने प्लानिंग के लेने का। दरबार लग चुका था। दरबार में आज ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि विंग और जैन चैंग दोनों ही पहले ही एक एक करके लोगों को वहाँ से अगवा कर चुके थे, जो कि उन्हें लग रहा था कि इनोसेंट हैं। वहाँ पे थे तो सिर्फ महाराज के 2 बेटे और साथ ही साथ सिर्फ महाराज, और साथ ही साथ था तो एक वो इंसान जो कि कल रात आया था, लेकिन हाँ अगले 20 से 25 मिनट के बाद वो वहाँ से जा चुका था। इस वक्त दरबार के अंदर सिर्फ और सिर्फ महाराज के कुछ चहेते, जो कि उन्हीं के मतलब वफादार सैनिक या सेनापति या मंत्री अधिकारियों में से ही कोई थे, और साथ ही साथ उनके 2 बेटे और इसके साथ उनकी बीवी, जो कि जल्दी ही वहाँ पे पहुँचने वाली थी। अभी पहुँची नहीं थी, लेकिन हाँ जल्दी ही वो पहुँच जाएगी क्योंकि कल उनके बेटों की शादी है। तो आज उनको भी वहाँ पे होना ज़रूरी है, उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ आज अगर कोई अलग था तो वो था विंग और जैन चैंग। वो दोनों ही वहाँ पे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी प्लानिंग बहुत अच्छे से काम कर जाएगी, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी क्योंकि वो इंसान जो था, वो जो महाराज के पास कल रात आया था, उसने पहले ही उन लोगों की प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, और इसीलिए उसने जहाँ जहाँ भी उन लोगों ने अपने सैनिक रखे हुए थे, उन्हीं के साथ साथ अपनी सैनिक की जो मतलब जो तादाद थी ना, वो डबल करके रखी हुई थी। और इसी के चलते करेंटली उन लोगों का हाल क्या था ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इस वक्त विंग और वांग जी के विंग और जैन चैंग के पास जितने भी सैनिक थे ना, उनको बंदी बना लिया गया था। वो सभी इस वक्त घुटने पे थे और ये एकदम अचानक हुआ था, जिसे देखते ही विंग के तो होश उड़ चुके थे। उसे नहीं पता था कि अचानक ये क्या हुआ। वो लोग यहाँ पे मतलब इतने सैनिकों के साथ आने के बावजूद भी उनके सैनिक अभी बिल्कुल अपने घुटनों पे बंधे हुए से बैठे हुए हैं। तो बाकियों का क्या हाल है? उन्होंने जैन चैंग की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में कुछ बोलने की कोशिश तो की, लेकिन महाराज ने उन्हें रोकते हुए उनके क्वेश्चन का आंसर उन्हें दे दिया। और फाइनली महाराज ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बताया कि चिंता मत करो, जिस इंसानों की तुम चिंता कर रहे हो वो पहले ही हमारी गिरफ्त में है। उन सभी को बंदी बना लिया गया है और तुम्हारे सैनिक वो तो अभी तक आधे से ज़्यादा मारे जा चुके होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद वो इंसान भी मारा जा चुका होगा जो कि तुम्हारे दिल के इतने करीब है। महाराज ने एक हंसते हुए एक इविल स्माइल के साथ फाइनली ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने लान वांग जी को मारने का आदेश दिया था। ये सुनते ही विंग की तो मानो एक ऐसे जोन में विंग जा चुका था जिसके बाद वो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। उसे ये तो पता चल चुका था कि महाराज को कुछ ना कुछ तो पता चला है, लेकिन महाराज ने उनके ऊपर ही डबल क्रॉस करके उन्हें इतनी बुरी तरीके से घायल किया है ये नहीं सोचा था। लेकिन हाँ वांग जी के पावर से वो अच्छे से वाकिफ था। अगर वांग जी अपनी तलवार से दूर ना हुआ हो तो शायद किसी की हिम्मत नहीं है वांग जी को छूने की। लेकिन महाराज न जाने कितने पैतरे जानते हैं, कितनी तरीके की कलाएं उन्हें आती हैं, और न जाने कितने तरीके के षड्यंत्र रचना वो जानते हैं। तो हो सकता है कि वांग जी को कुछ छोटी मोटी खरोचें आई हो, वांग जी को बंदी बना लिया गया हो, और साथ ही साथ उन सभी को भी वेसांग वैन सेक्ट के ब्रदर्स, वैन ब्रदर्स, जिन ब्रदर्स, हो सकता है इनको भी बंदी बना लिया गया हो। लेकिन उसका दिल बोल रहा था कि नहीं, उन्हें मारा तो नहीं गया होगा। लेकिन ये चीज़ भी तब विंग को रियलाइज़ हो चुकी थी कि शायद कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, जब उसके सामने उसी इंसान ने आगे वांग जी के एक कपड़े के एक हिस्से को, एक टुकड़े को उसके सामने फेंका था, जो कि खून से पूरी तरीके से लथपथ था, जो कि पूरी तरीके से सना हुआ एक सफ़ेद कपड़ा पूरी तरीके से लाल हो चुका था। लेकिन उसका फैब्रिक, उसके एक फैब्रिक का डिज़ाइन
उसने अच्छे से याद था कि लास्ट टाइम जब उसने वांग जी को देखा था तो वांग जी ने यही कपड़ा पहना था। तो क्या सच में वांग जी के साथ इतना बुरा हो गया? उसका दिल अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये सब कुछ हो गया है, लेकिन विंग कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो चुका था और साथ ही साथ वेसांग के भी कपड़े का एक हिस्सा या ये कहो कि आउटर रोप्स उन लोगों के सामने फेंक दिए गए थे, जिसकी वजह से विंग और जैनचेंग दोनों ही बहुत बड़े शॉक्ड हो चुके थे। वहाँ पे उन लोगों का दिमाग बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्या वेसांग भी मारा जा चुका है? इतने में ही यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई थी कि वांग जी के आउटर रोप्स के साथ साथ उसके फॉरहेड रिबन को भी उनके सामने फेंक दिया गया, जिसके चलते अब विंग की तो पूरी हिम्मत ही वहाँ पे टूट चुकी थी कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अपने कदमों को लड़खड़ाते हुए उस तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो तभी चारों तरफ से जितने भी सैनिक थे उन्होंने आते हुए उन्हें उसे और जैनचेंग दोनों को ही बंदी बना लिया। रस्सियों से बांध के उन्हें भी उनके घुटनों पे ले आया गया। महाराज ने आदेश दे दिया कि इन्हें भी इसी वक्त सर कलम करके यहीं पे मार दिया जाए। लेकिन इससे पहले महाराज चाहते थे कि वो कुछ बोले, वो बताएं कि आखिरकार इन्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। तो बात शुरू होती है तब से जब ये पहले से ही वहाँ पे अपने घर में या ये कहो कि जैन सेक्ट में ही जब ये लोग अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे थे, तो तब बाहर से ही महाराज को ये तो पता चला था कि ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर सभी के सभी इतने वफादार थे कि उनमें से किसी से भी महाराज के पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे अगर उनमें से किसी से भी पूछा जाए तो ऑफकोर्स सी बात है महाराज पे और भी ज़्यादा शक बन जाएगा और हो सकता है कि सारे के सारे जितने भी कबीले हैं, जितने भी सेक्ट हैं, क्लैंस हैं, उन पे एक साथ हमला कर दे। और अगर सभी ने एक रुख अपनी अलग तरफ मोड़ लिया और महाराज एक अलग तरफ हो गए तो अब कौन सी बात है, उनकी जो पद और प्रतिष्ठा है उसको 2 सेकंड नहीं लगेंगे उनसे छीनने के लिए, क्योंकि जनता ही है जो राजा को राजा बनाती है। अगर जनता ही उनके अगेंस्ट हो जाए, उनको बॉयकॉट करने के लिए तैयार होगी, तो अब कौन सी बात है वो राजा कब तक बने रहेंगे। इसलिए इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे तो छोड़ दिया था, लेकिन एक ऐसे वफादार इंसान को उन्होंने उन सभी के पीछे लगा दिया था कि उसने सब कुछ पता कर लिया था लास्ट नाइट को ही कि ये लोग यहाँ पे क्या प्लानिंग करके आए हैं और क्या है, कितने सैनिक यहाँ पे आए हैं, कितने मेन कल्टीवेटर यहाँ पे आए हैं और उनका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से ये लोग ग्रुप्स में डिवाइड होने वाले हैं और किस तरीके से उन लोगों का प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है। ये हर एक चीज़ उसने महाराज को बता दी थी उसी टाइम जिस टाइम ये लोग खाना खा रहे थे। तो महाराज ने भी उस वक्त तो उससे जाने का इशारा कर दिया था और अपने सैनिकों को उन सभी को अपने रूम्स में जाने के लिए उन लोगों के रूम्स में लेके जाने के लिए बोल दिया था। लेकिन एक चीज़ सच थी कि महाराज के ही कहने पे सैनिक बार बार सो रहे थे ताकि उन सभी को भागने का मौका मिल सके। अगर महाराज ऐसा नहीं करते तो वो सभी लोग अभी एक साथ होते, और अगर एक साथ होते तो उनका सामना करना महाराज के बस की बात नहीं थी। उन सभी को अलग करके ही तोड़ना ये उनकी सबसे अच्छी प्लानिंग थी, जिसके चलते उन्होंने खुद उनको ये ये चांस दिया कि वो वहाँ से भाग सके और अपनी अपनी पोजीशंस ले सके, जहाँ पे उनके लिए पहले से ही खतरा एकदम उनके सर पे मंडरा रहा था। विंग को एक पल के लिए लगा शायद अभी भी कुछ ना कुछ तो बाकी है। उसने अपनी पूरी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए रस्सी को अपने शरीर से दूर तो कर लिया था। अपने वेस्ट से उसने उस फायर एरो को निकाला, जिसके चलते वो दूसरी जो टीम उनके पास थी उनके पास मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने जैसे ही उस फायर एरो को छोड़ा था तो उसके रिस्पॉन्स में लगभग 10 मिनट तक उसे कोई भी एरो रिसीव नहीं हुआ था, जिसके चलते उसे ये तो पता चल चुका था कि अब उसको रिप्लाई करने वाला कोई नहीं बचा है। लेकिन महाराज ने अपनी बातों को यहाँ पे नहीं रोकते हुए आगे कंटिन्यू किया कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में वो अभी तक जिंदा होंगे? मैं पहले ही बता चुका हूँ उन सभी को मार दिया गया है और तुम्हारे ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई कोई भी नहीं करने वाला है। वी वू जियान
विंग की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी जब विंग ने अपने नाम के साथ अपने सरनेम यानी कि वी फैमिली के इस नेम को जोड़ते हुए देखा। तो तब जाके उसने एक कंफ्यूज्ड लुक के साथ वीदाओ यानी कि महाराज की तरफ देखा। तो उसने अपनी स्माइल के साथ ही विंग को ये बता दिया कि हाँ, वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से जानता है कि वो यानी कि विंग जो है ना, वो वी सेक्ट का है, वो वी परिवार का है, एक राज परिवार का है, या ये कहो कि राजकुमार है। महाराज ने अपनी सीट को छोड़ते हुए विंग की तरफ कदमों को बढ़ाते हुए धीरे धीरे विंग के पास आते हुए बोला, हाँ, पता था मुझे आज नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे भतीजे हो। नहीं, तुम मेरे और मेरे बेटों के आने वाले भविष्य की एक समस्या हो, जिसे मैं आज इसी वक्त इसी जगह पे और अभी के अभी मार डालूंगा, ख़त्म कर डालूंगा, ताकि मेरे और मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरे और मेरे परिवार की भविष्य में कभी कोई समस्याएं उत्पन्न ना हो, और जो उत्पन्न हो चुकी है 21 साल पहले, मैं उसे आज अभी के अभी ख़त्म कर डालूंगा। ऐसा कहते हुए उसने लगभग अपनी तलवार को बाहर निकाल ही लिया था कि तभी उसने फिर से अपनी तलवार को म्यान करते हुए, कुछ सोचते हुए फिर से विंग की तरफ देखा और एक ईविल स्माइल के साथ हंसना स्टार्ट किया। और हंसते हंसते वो फिर से अपनी सीट पे यानी कि उस थ्रोन पे जाके बैठ चुका था, जिस थ्रोन पे विंग की नज़रें एकदम गड़ी हुई थी, क्योंकि वो थ्रोन उसका था, उसके पिता का था, उसके पिता के बाद उसका होना चाहिए था। लेकिन इस वीदाओ की वजह से आज वो थ्रोन से मीलों दूर था, कोसों दूर था, और हो सकता है कि आज तो मौत भी उसे उससे दूर कर जाएगी। यानी कि विंग को अपनी मौत भी अपने सामने एकदम साफ साफ नजर आ रही थी। मुझे नहीं पता कि विंग की मौत हो गई या नहीं, और बाकियों की मौत हुई है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि सभी लोगों की मौतें हो चुकी हैं या नहीं। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।